राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे दुनिया की 7 सबसे बड़ी मूर्ख औरतों की कहानी। कहानी बड़ी रोचक और बड़ी मज़ेदार है। सो कहानी को पूरा सुनिए और कहानी का आनंद उठाइए। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के एक पुराने से घर में 7 औरतें एक साथ रहा करती थी। वो सातों औरतें सारा दिन चरखा काता करती। जब उन सातों औरतों के पास ढेर सारा सूत इकट्ठा हो गया तो सातों ने सोचा कि वो सूत को बाजार में ले जाकर बेच देंगे, जिससे उनके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि सातों औरतें हमेशा घूंघट में रहती थी और दिन में घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। तो उन्हीं में से एक ने उपाय सुझाया कि हम रात में अपना सूत ले जाकर बाजार में बेचेंगे। बाकी औरतें भी मान गई। फिर एक रात सातों औरतों ने लंबा लंबा घूंघट कर अपने अपने सूत की गठरी को सर पर रखा और घर से बाजार जाने के लिए निकल गई। बाजार काफी दूर था। उन्हें पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। बाजार में कुछ सिपाही रात का पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने देखा कि 7 औरतें अपने सरों पर गठरी रखे बाजार में घूम रही हैं, तो उन्हें लगा कि शायद ये चोर हैं। उन्होंने दूर से ही जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? सिपाही की आवाज़ सुनकर वो सातों औरतें डर गई और कोई जवाब नहीं दिया। तब सिपाही ने पास आकर पूछा, तुम लोग कौन हो और बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारे सर पर किस चीज़ की गठरियाँ हैं? तब उन सातों में से एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई, इन गठरियों में सूत है, हम इन्हें बाजार में बेचने आई हैं। तो सिपाही ने डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें हम बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं? रात के 12 बजे तुम्हें यह बाजार कहाँ से खुला हुआ दिख रहा है जो तुम सूत बेचने आई हो? जरूर तुम सभी कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। सिपाही की बातें सुनकर अब वो सातों डर के मारे हाथ जोड़ने लगी और सिपाही से याचना करने लगी कि उन्हें छोड़ दे। पर सिपाही ने उनकी एक न सुनी और उन्हें लेकर सीधे थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उन सातों औरतों की शिकायत की। दरोगा जी उस समय सो रहे थे। नींद में होने के कारण उन्होंने कहा कि सातों को एक साथ एक काल कोठरी में बंद कर दो। सातों को एक कोठरी में डाल दिया गया। उस कोठरी में बस एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने ही दरोगा जी की चारपाई बिछी थी जहां वो सो रहे थे। अब वो सातों औरत उस कोठरी में बंद होकर पहले तो अपनी अपनी किस्मत पर खूब रोती रहीं और जब मन हल्का हो गया तो आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, इतनी लंबी रात कैसे कटेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करते हैं। तो दूसरे ने कहा, आप बीती सुनोगी कि जग बीती? तो तीसरे ने कहा, बहन, जग बीती सुनकर क्या करना है, आप बीती ही सुनाओ। तो पहली ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि बहन, मैं एक चपरासी की पत्नी थी। घर में न ननद थी न सास थी, बस हम दोनों पति पत्नी ही अकेले सुकून से रहते थे। मेरे पति के पास जितनी भी जमा पूंजी थी उससे उन्होंने मेरे लिए ढेर सारे गहने बनवा दिए और कहा कि सारे गहने बहुत संभाल के रखना, नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। मेरा मालिक बहुत खड़ूस है और हमेशा ही मुझसे चिढ़ा रहता है। अगर नौकरी चली गई तो मैं उसी गहने को बेचकर कोई दुकान खोल लूँगा जिससे हमारा निर्वाह हो सके। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं सारे गहने संदूक में संभाल कर रखती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। मेरी बात सुनकर वो गहनों की तरफ से बेफिक्र हो गए। पूरा दिन घर में अकेले रहकर मैं ऊब जाती थी। अपने पति से कहा तो उन्होंने मेरे लिए एक बकरी ला दी। मैंने उस बकरी का नाम बुधिया रख दिया। बुधिया के आने से अब मेरा मन उसकी देख रेख में लगा रहता। मेरे पति सुबह नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते, फिर दोपहर का खाना खाने के लिए घर आते। एक दिन उन्हें दोपहर में आने में बहुत देर हो गई। मैं इंतजार करते करते थक गई। मैं हमेशा पहले अपने पति को खाना खिलाकर ही खुद खाती थी, इसीलिए मुझे बहुत भूख भी लगी थी। मैंने बुधिया से कहा कि बुधिया, कोई होता हमारे घर में जो उन्हें खाना पहुंचा देता तो मुझे यूं भूखा न रहना पड़ता। तभी बुधिया ने जोर से मैं की आवाज़ निकाली, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना, मैं खाना पहुंचा दूंगी। मैंने खुश होकर कहा, क्या बुधिया, तुम उन्हें खाना पहुंचा दोगी? बुधिया फिर से गर्दन हिलाते हुए मैं करने लगी। मैंने खुशी खुशी उसे नहला धुलाकर चमेली का तेल लगा के कंघी कर दिया। फिर उसे अपने सारे गहने पहना दिए, गले में हार, पैरों में कंगन पायल, उसके कानों में जबरदस्ती झुमके भी पहना दिए। वो खुश होकर मैं करती रही। फिर मैंने एक सुंदर सी ओढ़नी उसे ओढ़ा दी।
यकीन मानो बहन, बुधिया इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई उसे एक बार देख ले तो उसे देखता ही रह जाए। मैंने अपने पति का खाना बांधा और बुधिया के गले में लटका दिया, फिर उसे घर से बाहर भेज दिया। फिर मैंने अपना खाना खाया और बर्तन धोकर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि मेरे पति आ गए। आते ही उन्होंने कहा कि बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। मैं हंसने लगी। मैंने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो? क्या आपका खाना आप तक नहीं पहुंचा? तो मेरे पति ने कहा, क्या मेरा खाना लेकर कौन गया है? तो मैंने कहा, घर का ही आदमी लेकर गया है। मेरे पति ने जोर से कहा, घर का कौन सा आदमी है जो खाना लेकर गया? मैंने कहा, क्या आप बुधिया को नहीं जानते? उन्होंने कहा, तुमने उस बकरी के साथ मेरा खाना भेजा है। मैंने कहा कि बकरी वो आपके लिए होगी, मैंने तो उसे पूरा इंसान बनाकर भेजा है। मेरी बात पर मेरे पति ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? क्या तुम कोई जादूगरनी हो जो बकरी को इंसान बना दिया? मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने तो उसे अपने सारे गहने पहनाकर ओढ़नी उड़ाकर उसके गले में आपका खाना लटकाकर भेजा है, ताकि जब वो खाना लेकर पहुंचे तो आपकी शान में कोई कमी ना हो। मेरे पति ने जब सुना तो पता नहीं क्यों अपना सिर पीटने लगे और वो तुरंत ही घर से बाहर भागे। जो भी मिलता उससे बुधिया के बारे में पूछते, जो भी बुधिया के बारे में सुनता तो हंसने लगता। अंत में जब वो अपने दफ्तर पहुंचे तो वहां भी बुधिया का कोई पता न चला। घर पहुंचकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया और कहने लगे, तुम्हारे जैसी औरत की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम लोग ही बताओ बहन, क्या अपने पति के खाने पीने का ख्याल रखना गलत है जो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया? पहली औरत की कहानी खत्म होने के बाद फिर दूसरी औरत अपनी कहानी सुनाने लगी। बहन, मेरे पति व्यापार करते थे। वह 6 महीने घर पर रहते और 6 महीने परदेश। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही बीता था कि मेरे पति को परदेश जाना पड़ गया। मेरे अकेलेपन का सोचकर उन्होंने मेरी माँ को बुलवा लिया। घर में साल भर का राशन पानी और ज़रूरत की सभी चीज़ें उन्होंने भरवा दी। मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहा कि त्यौहार आने पर जब कोई पैसे मांगने आए तो उसे 20-20 रुपए दे देना। जब वो चले गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, उन्होंने जिसको त्यौहार पर पैसे देने को कहा है, क्यों ना उसे आज ही पैसे दे दूँ? आखिर त्यौहार पर तो देना ही है। तो माँ ने कहा, क्यों नहीं बेटी, कर्ज जितना जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा रहता है। फिर मैं घर से बाहर खड़ी हो गई। तभी एक आदमी वहाँ से गुजरा। मैंने पूछा, क्या तुम झाड़ू लगाने वाले हो? तो उसने कहा, क्यों, तुम्हें क्या काम है झाड़ू वाले से? मैंने कहा, मेरे पति झाड़ू वाले के लिए त्यौहार के पैसे देकर गए हैं, मैं उसे देना चाहती हूँ। उस आदमी ने फौरन ही कहा, हाँ मैं ही झाड़ू वाला हूँ, और पैसे लेकर चला गया। इसी तरह मैंने पूछ पूछ कर सभी के पैसे दे दिए। मैंने घर आकर माँ से कहा, माँ मैंने सारा कर्ज उतार दिया। मेरे घर में बहुत सारा सामान भरा हुआ था, तो मैंने अपने पड़ोसियों से कहा कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर आकर ले लिया करे। अब जिसको जो भी चाहिए होता वो मेरे घर से आकर ले जाता। पड़ोस की औरतों को कहीं शादी विवाह में जाना होता तो मुझसे गहने और कपड़े भी उधार ले जाया करती। इसी तरह घर में भरा सारा सामान खत्म हो गया और अब हम माँ बेटी के भूखों मरने की नौबत आ गई। तब मैंने अपने पति को तार लिखा कि अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी वापस आ जाओ। मेरे पति अगले दिन ही वापस आ गए और पूछने लगे कि क्या कोई चोरी हो गई है? घर में इतना सामान भरा था, कहाँ गए? और मैंने तुम्हें पैसे भी तो दिए थे, उनका क्या हुआ? तो मैंने कहा कि आपने जिस जिसके लिए पैसे दिए थे मैंने उसे उसी दिन दे दिए। बाकी के पैसे मैंने एक पड़ोसन को दे दिए क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी और हमारे पड़ोसियों को खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने सारा सामान उनमें बांट दिया। बस ये सुनना था कि मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बताओ बहन, ये भी कोई बात हुई क्या? लोगों की मदद करना गलत है जो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अब तीसरी औरत ने अपनी कहानी बताना शुरू की। बहन, मेरे पति एक साहूकार के यहाँ काम करते थे। हमारी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। उन्हें मेरे हाथों का बना हलवा बहुत पसंद था। मैं जब भी हलवा बनाती तो मज़े लेकर खाते और कहते कि तुम इतना स्वादिष्ट हलवा बनाती हो कि जिसे खाकर न तो मेरा पेट भरता है न ही मन भरता है। अगली बार जब हलवा बनाना तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना। मेरे पति ऐसा कई बार बोल चुके थे। एक बार जब वो अपने काम पर गए
तो मैंने घर के नौकर से घर में जितना भी पैसा रुपया रखा था उससे सूजी, शक्कर, घी, मेवे मंगवा लिया और सारी चीज़ों को आंगन के कुएं में डालकर एक बांस से हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद जब चखा तो हलवा फीका था। अब घर में और पैसे तो बचे नहीं थे, इसीलिए मैंने अपने हाथों के कड़े बेचकर और भी सामान मंगवा लिया और सारा सामान कुएं में डाल दिया। लेकिन हलवा फिर भी फीका ही था। तो मैंने अपने सारे गहने नौकर को देकर कहा कि और सामान ला दो। उसने वैसा ही किया। फिर मैंने सारा सामान कुएं में डाल दिया। अब हलवा गाढ़ा तो हो गया था पर स्वाद में अब भी फीका था। मैंने अपने नौकर से पूछा कि अब क्या करूं? तो उसने कहा कि और पैसे चाहिए तो आपको घर को गिरवी रखना होगा। मैंने कहा ठीक है, अब ये काम भी तुम ही कर दो और उसे घर के कागज दे दिए। नौकर ने घर को गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे फिर ढेर सारा सामान ले आया। अब की बार मैंने सारा सामान कुएं में डालकर बांस से हिलाया, फिर चखा तो हलवा अब मीठा था। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा। थोड़ी देर बाद मेरे पति आ गए। उन्होंने आते ही खाना मांगा तो मैंने कहा आज तो मैंने खाना ही नहीं बनाया, मुझे समय ही नहीं मिला। तो पति ने पूछा क्यों, ऐसा क्या काम था जो तुम्हें समय नहीं मिला? तो मैंने कहा मैंने आपके लिए इतना सारा हलवा बनाया कि आप खुश हो जाएंगे। आज आपका पेट भी और मन भी दोनों भर जाएंगे। पति ने खुश होकर कहा तो फिर ठीक है, जल्दी से लाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। कुएं के पास जाकर मैंने बाल्टी कुएं में डाली और बाल्टी भर के हलवा कुएं में से निकाला। थाली में परोस कर अपने हाथों से जबरदस्ती एक चम्मच उनके मुंह में डाला तो उन्होंने कहा क्या है ये, बिल्कुल गोबर जैसा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है और आप इसे गोबर कह रहे हैं? मैंने पूरा कुआं भर के हलवा बनाया है कि आप जीवन भर हलवा खाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। आपके लिए हलवा बनाने के लिए मैंने अपने कड़े यहाँ तक कि सारे गहने भी बेच दिए। तब पति ने हैरानी से पूछा क्या कहा, सारे गहने बेच दिए? मैंने कहा हाँ, इतना सामान जो लाना था उससे भी काम नहीं बना तो मैंने घर को भी गिरवी रखकर और सामान मंगवाया, तब जाकर ये हलवा बन पाया। मेरे पति ने इतना सुना ही था कि उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि बेवकूफ़ औरत, दोबारा अपनी सूरत मुझे मत दिखाना। अब बताओ बहनों, अपने पति की पसंद का ख्याल रखना क्या गलत होता है? जो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी क्या गलती थी? उसकी कहानी सुनकर अब चौथी औरत बोली, बहन, मेरे पति एक व्यापारी थे। उनके गोदाम हमेशा सामान से भरे रहते थे। ग्राहक कभी खुद आकर सामान लेकर जाते तो कभी मेरे पति बाहर जाकर सामान देते। घर में किसी चीज़ की कमी न थी। मेरे पास कपड़े गहने भरे पड़े थे, पर मेरी आदत थी, मैं हफ्तों तक न नहाती, न कंघी करती, ना ही कपड़े बदलती। जब पति घर आते तो कहते ना तो तुम साफ रहती हो ना ये घर को साफ रखती हो, तुमसे साफ सुथरी तो घर की नौकरानियां रहती हैं। घर को भी साफ रखा करो और खुद भी सफाई के साथ थोड़ा सज धज कर रहा करो। यह सब रोज रोज सुनकर मैं तंग आ गई थी। एक दिन जब मेरे पति 2 दिन के लिए बाहर गए तब मैंने गोदाम को खोलकर चूने की बोरियां निकलवाई और उसे पानी में घोलकर पूरे घर की सफेदी करवा दी। चूने में केसर और गुलाब को घोरकर पूरे दीवारों पर फूल पत्तियों के चित्र भी बनवा दिए। एक बाल्टी भर के इत्र से नहा लिया और घर की नालियों में भी इत्र डाल दिया। फिर अपने सारे गहने पहनकर तैयार होकर बैठ गई। जब मेरे पति आए तो सबसे पहले यही पूछा, क्या कोई इत्र की बोतल टूट गई है जो इतनी खुशबू आ रही है? मेरे पति इतनी जल्दी में थे कि घर की किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, सीधे कमरे में आ गए। मेरे पति पहले तो मुझे देखकर हंसने लगे, फिर कहा कि गोदाम की चाबी दो। तो मैंने कहा अरे पहले घर को तो देखिए। पति ने घर की दीवारों को देखा तो कहा अरे 2 दिन में तुमने घर की सफेदी करवा दी, अच्छा है, अब जल्दी से गोदाम की चाबी दो, बाहर ग्राहक खड़े हैं। मैंने कहा गोदाम में क्या रखा है? पति ने कहा व्यापार का सामान, जिसे लेने के लिए ग्राहक बाहर खड़ा है। तो मैंने कहा वहाँ कुछ नहीं है। तो पति ने कहा क्यों, क्या चोरी हो गई? मैंने कहा नहीं, चोरी क्यों होगी, मैंने सारा सामान चूने में मिलाकर पूरे घर में सफेदी करवा दी है। चूने में मैंने केसर गुलाब भी मिला दिया था और मैंने भी आज इत्र से नहाया है। आप ही तो रोज रोज शिकायत करते थे। इतना सुनकर मेरे पति ने अपना सिर पीट लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बताओ बहनों, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो वही किया जो मेरा पति चाहता था। उसकी कहानी सुनकर अब 5वीं औरत बोली, बहन अब मेरी कहानी सुनो।
मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि मेरे पति को 8 दिन के लिए परदेश जाना पड़ा। मैं अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि मुझे उनसे 8 दिन दूर रहना भी मंजूर न था। उनके जाने के कुछ दिन पहले से ही मैंने रोना शुरू कर दिया। तो मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैंने कहा, इतना तो बता दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। पति ने कहा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। रास्ते में दरिया आता है, उसे नाव से पार करके जाना पड़ता है। मैं चुप हो गई। मेरे पति चले गए। किसी तरह रात तो बीत गई, पर सुबह होते ही मैं बेचैन हो गई। मैंने अपनी नौकरानी से कहा कि मुझे मेरे पति के पास ले चलो। तो उसने कहा कि मैं आपको कैसे लेके जा सकती हूँ, रास्ते में दरिया पड़ता है जिसे नाव से पार करना पड़ता है। तो मैंने उससे कहा कि क्यों ना हम घर में ही दरिया बनवा लें। नौकरानी खुश होकर बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। हमने मजदूरों को बुलाकर घर की खिड़कियां दरवाजों को बंद करवा दिया। फिर अपने गहने बेचकर घर में पानी भरवाना शुरू कर दिया। सारे गहने बिक गए, पर पानी ऊपर न आया। फिर मैंने अपने मोहल्ले के लोगों से कहा कि कोई मेरा घर खरीद ले, बदले में घर में बस पानी भर दे। पर किसी ने भी घर नहीं खरीदा। अंत में एक आदमी मान गया। उसने कहा कि वो घर में पानी भरवा देगा। उसने घर में पानी भरवाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में पानी बहुत ऊपर तक आ गया। मेरी नौकरानी ने पहले से ही 2 घड़े निकाल लिए थे। हम दोनों उस घड़ों पर बैठ गए और अपनी यात्रा शुरू कर दी। कभी वो आगे जाती तो कभी मैं। इसी तरह हमने घंटों तक अपना सफ़र जारी रखा। जब शाम हो गई तो मैंने अपनी नौकरानी से पूछा कि अगर बीच रास्ते में रात हो गई तो हम क्या करेंगे। तो उसने कहा कि हम अपने घर की छत पर बैठ जाएंगे और मैं पड़ोस से खाना मांग लाऊंगी। सुबह होते ही हम अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा, अरे पागल, बीच दरिया में घर कहाँ से आ जाएगा। तो नौकरानी ने कहा, आप चिंता क्यों करती है, देखो हम मालिक के पास पहुँच भी गए। उसकी बात सुनकर मैंने सामने देखा तो मेरे पति छत पर खड़े थे। मैंने पति को देखकर कहा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे, इसीलिए मैं खुद ही आपके पास आ गई। अब चलिए जल्दी से मुझे इस दरिया से बाहर निकालिए। मेरे पति ने चिल्लाते हुए कहा, पागल औरतों, ये तुम लोगों ने मेरे घर का क्या हाल बना रखा है। पूरा मोहल्ला हंस रहा है। मैं तो कुछ जरूरी कागज भूल गया था, बस वही लेने के लिए वापस आया था। उन्होंने रस्सी की मदद से हम दोनों को बाहर निकाला। पहले तो नौकरानी की पिटाई करके उसे घर से बाहर निकाला, फिर मेरे बालों को पकड़कर मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। कहा कि तुम जैसी बेवकूफ़ औरत की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ बहनों, मेरी क्या गलती थी। मैंने तो बस अपने पति से बहुत प्रेम ही किया था और बदले में मेरे पति ने मुझे घर से ही निकाल दिया। उसकी बातें सुनकर अब छठी औरत ने कहा, अब बहनों मेरी कहानी सुनो। मेरे पति एक बहुत बड़े अफसर थे। जब हमारी शादी हुई तो मेरे पति मुझे भी अपने साथ शहर ले आए। मैं बहुत खुश थी कि चलो सास नंदों से तो पीछा छूटा। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैंने लोगों के यहाँ बहुत दावत खाई है, तो अब मैं भी अपनी शादी की दावत देना चाहता हूँ। सारा खाना नौकर बना देंगे, बस तुम थोड़ा इंतजाम देख लेना। तो मैंने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। दावत वाले दिन सुबह से ही मैं काम पर लग गई। मैंने अलग अलग तरह के व्यंजन बनवाए, तरह तरह की मिठाइयाँ और मज़ेदार रबड़ी खीर भी बनवाई। खुशबूदार पकवानों से पूरा घर गमक उठा। शाम को जब मेहमान आना शुरू हुए तो मैंने छत पर जाकर मेहमानों को गिनना शुरू कर दिया। इतने सारे मेहमानों को देखकर मुझे गुस्सा आने लगा कि बस एक बार बुलाने पर ही इतने सारे लोग क्यों आ गए। दावत शुरू हुई तो मैंने देखा कि सब मिठाइयों और रबड़ी को ऐसे खा रहे थे जैसे पहले कभी खाई ही न हो। कटोरे के कटोरे खीर उड़ा रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी सारी मिठाइयाँ खाने और खीर पीने के बाद अगर मेहमानों ने खाना खाया तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, जिससे मेरे पति की बहुत बदनामी होगी। यही सोचकर मैंने सारा खाना छत से नीचे फेंक दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने आकर कहा कि अब जल्दी से खाना लगवा दो। तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि कहीं लोगों की तबीयत न खराब हो जाए और आपकी बदनामी न हो जाए, इसी डर से सारा खाना छत से नीचे फेंक दिया। इतना सुनना था कि मेरे पति अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गए और गुस्से से कहने लगे कि बेवकूफ़ औरत, तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। बताओ बहनों, मेरी क्या गलती थी। मैंने तो अपने पति का भला ही सोचा था। उसकी कहानी खत्म होने के बाद अब सातवीं औरत ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने कहा, सुनो बहनों,
मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, पर मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मेरी सभी छोटी बहनों की शादी हो गई। मेरी माँ को बहुत चिंता होती थी। एक बार किसी ने एक रिश्ता बताया तो माँ ने लड़की की कम आमदनी होने पर भी मेरी शादी उससे करवा दी। माँ ने मुझे बहुत सारा दहेज भी दिया। मैं अपने ससुराल आ गई। शुरू के दिनों में तो सब ठीक था, पर एक दिन मेरे पति ने मुझे 50 रुपए देकर कहा कि ये लो, इसी से इस महीने घर चलाना है। ये देखकर मैं परेशान हो गई कि इतने कम पैसों में गुजारा कैसे होगा। मैंने माँ के घर में इतने कम पैसों में घर चलते कभी नहीं देखा था। मैंने एक पड़ोसन को अपनी दोस्त बना लिया और हर महीने अपना एक एक गहने को बेचकर अपना गुजारा करती रही। इसी तरह एक साल बीत गया और मेरे सारे गहने बिक गए। उसी समय मेरी माँ की तबीयत भी खराब हो गई, तो मैं अपने पति के साथ अपनी माँ के पास आ गई। अच्छा इलाज और ढेर सारी सेवा करने के बाद भी मेरी माँ ठीक नहीं हुई और भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी माँ की बड़ी बेटी हूँ, इसलिए माँ के अंतिम संस्कार के सारे काम का खर्च मैं ही करूँगी। मेरे पति ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, तो किसी से उधार ले लो। मेरे पति ने कहा, उधार तो मैं ले लूँ, लेकिन बाद में चुकाऊंगा कहाँ से? अगर तुम माँ की कोई भारी चीज उठा लो तो ये काम मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। मेरे पति ने 2000 का कर्ज लिया। फिर पूरे विधि विधान से माँ का क्रियाकर्म किया गया। सबने मेरे पति की खूब तारीफ की। मैंने अपनी माँ की छोड़ी हुई संपत्ति में से कुछ भी नहीं लिया। ये देखकर मेरे पति हैरान हुए, तो मैंने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? मैंने अपनी माँ की सबसे भारी चीज उठा ली है। रात में सबके सो जाने के बाद मैं अपने पति को लेकर माँ के कमरे में गई और अपने पति को दिखाते हुए कहा, ये देखिए मैंने माँ की कितनी भारी चीज उठाई है। तो मेरे पति ने सिलबट्टे को देखते हुए कहा, ये क्या है? क्या इसके नीचे सोने की मोहरें हैं? तो मैंने कहा, नहीं, मोहरें क्यों होगी? इसी सिलबट्टे से माँ हमेशा मसाले पीसा करती थी। आपने ही तो कहा था कि माँ की कोई भारी चीज उठाना। मुझे इससे भारी माँ की कोई चीज न मिली, तो मैंने इसे ही उठा लिया। इतना सुन के मेरे पति अपना सिर पीटने लगे और मुझे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया, ताकि मैं जीवन भर उसी जंगल में भटकती रहूं। अब सातों अपनी अपनी कहानी सुनाने के बाद अपनी अपनी गठरी को अपने सर के नीचे रखकर सो गई। दरोगा जी बरामदे में लेटे लेटे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जब सुबह हुई तो दरोगा जी ने सिपाही से कहा कि इन सातों को छोड़ दो और इनका सूद बिकवाकर इन्हें इनके घर पहुंचा दो। दरोगा जी उनकी कहानियों को सुनकर ये समझ गए थे कि ये सातों दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख औरतें हैं और इनका जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की ढेरों कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।